एक दिन मैं राजू से मैंने पूछा, राजू मतलब ओनली बिलियनर विच आई नो, बिलियनर शायद मिलियनर होंगे नहीं, उनके 2 एकड़ का मकान है, स्विमिंग पूल वाला मकान है बीच के ऊपर। जितना बड़ा शायद हम लोग का ये घर होगा 10,000 स्क्वायर फीट का, उतना उनका खाली पार्किंग का स्पेस है। रिचेस्ट मैन आई नो बेसिकली पर्सनली। उनसे मैंने पूछा, सर when is the परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, सबसे सही समय कब है अपना बिजनेस चालू करने का? क्योंकि मैंने देखा था बहुत लोगों ने हमारे घर में ही बिजनेस चालू किया, फिर खत्म हो गया, ठप हो गया, कुछ कर नहीं पाए, फिर नौकरियां करते हैं। तो उन एक सवाल तो ये पूछा था उसी दिन, और एक सवाल मैंने पूछा था, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न बिजनेस? बिजनेस अगर करना है और हम सीखना चाहते तो। और मैंने दोनों चीजें सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा सा अंदाजा था, मुझे लग रहा था बोलेंगे कि हमारे साथ काम कर रहे हो तुम, तो तुम बिजनेस कर रहे हो तो सीख रहे हो। तो ये उन्होंने आंसर दिया पहले वाले के लिए। जब मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा था, व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो बोलते हैं व्हेन यू हैव मेड लॉट्स ऑफ मनी फॉर समबडी एल्स। मतलब तुम मेरे लिए काम करो, मुझे खूब पैसा कमा के दो, और जब पैसा खूब कमा लोगे तो तुम मालूम पड़ जाएगा पैसे का। जब ढेर सारा कमा लिया है तब तुम अपना जाके चालू कर लो। खैर, दूसरा सवाल उन्होंने बोला, क्या था जो क्वेश्चन, बिजनेस कैसे सीखते हैं आप? तो उन्होंने कहा, बेटा वो तो खाली बिजनेस करके ही सीखते हैं, किसी और के लिए नौकरी करके नहीं सीखते। तो अगर मेरे लिए नौकरी करोगे तो तुम बिजनेस करना नहीं सीख सकते। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कैसे हम सीखते हैं उसके ऊपर है। अगर ये मालूम पड़ जाए कैसे हम सीखते हैं तो हम लोगों का बहुत एफर्ट बच जाएगा, क्योंकि हम काम तो बहुत कुछ करते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीख नहीं पाते हम, इसलिए बार बार मिस्टेक करते हैं। बहुत टाइम पहले मैंने एक कोटेशन सुना था, गुड डिसीजंस आर मेड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजंस। लेकिन ये गलत है। गुड डिसीजन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपीरियंस शुड बी मल्टीपल गुड डिसीजंस। अगर आपने ढेर सारे बैड डिसीजंस लिए हैं तो आप गुड डिसीजंस लेने के एक्सपीरियंस में नहीं आएंगे। अगर आपने खूब गालियां दी हैं लोगों को तो आप ये मत सोचिए कि आपको रिस्पेक्ट करना आ जाएगा। जब आपकी हैबिट ही गाली देने की पड़ी है तो आप कहां से रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे? तो अगर आपने सीखा नहीं है तो आप काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। दो वर्ड आज हम लोगों ने, कंफ्यूजिंग वर्ड थे बहुत, एक ही जैसे वर्ड हैं इंग्लिश में, कुछ हम फ्रेंड्स बैठे थे डिस्कस कर रहे थे। एक वर्ड है एडेप्ट और दूसरा वर्ड है एडॉप्ट। हाँ, ये दोनों कंफ्यूजिंग था हम लोगों के लिए, क्योंकि दोनों का तकरीबन सिमिलर मीनिंग होता है। मैं इस परिस्थिति के लिए अडेप्ट हो गया, या मैंने फला फला नियम अडॉप्ट कर लिया। एडीएपीटी अडेप्ट, एडीओपीटी अडॉप्ट। एक और वर्ड है लेकिन वो पूरी तरह से अलग है, वो है एडेप्ट। जेन योगा में यूज किया गया है, एडेप्ट ऑफ जेन योगा, फकीर उर फुकरा, वो ही वॉज द एक्सपर्ट ऑफ जेन योगा। शायद इन्हीं से आया है। जब आप अडॉप्ट करते हैं और फिर अडेप्ट हो जाते हैं तब आप एडेप्ट बनते हैं। इसमें थोड़ा सटल डिफरेंस है। एडॉप्ट है आपके लिए एक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई नियम फेंक दिया गया है, आपको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा उसको, आपने स्वीकार कर लिया। एडेप्ट है धीमे धीमे उस परिस्थिति के आसपास आपने अपने आप को ढाला है, अपने आप को ढाला है, बेसिकली खुद ढाला है। और जब उस परिस्थिति के साथ अपने आप को बहुत समय तक ढाला और उसमें से सीखे, तब आप बनते हैं एडेप्ट, एडीईपीटी, एडेप्ट। तो लर्निंग हैपेंस व्हेन यू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। उसमें भी हम लोग, कुछ सिचुएशन तो हमारे लिए बड़े आसान होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं।
वो हम लोगों ने देखा था, जो बासी नदी में बाढ़ आई थी, जब पानी आया था, तो एक बच्चा था जिसने 4-5 बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। तो ही वॉज अ वेरी गुड स्विमर, बट वो बेचारा डूब गया उसमें, वो भी मर गया था। तो कितनी बड़ी सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजू बताते हैं कि जब उन्होंने पहली कंपनी बनाई थी फर्स्ट सोर्स, तो उस समय इंडिया में बीपीओ का कल्चर नहीं था। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे एयरटेल अपने कॉल सेंटर आउटसोर्स कर देती है, तो उनकी अलग से कॉल सेंटर होती है, वो लोग काम करते हैं। तो बोलते हैं जब मैंने बिजनेस बड़ा करना शुरू किया तो 3,000 एम्प्लॉय तक तो मैं मैनेज कर पाया, लेकिन उसके बाद मुझे दिक्कत होने लगी, मैं नहीं कर पा रहा था। तो उसके और ऊपर जब बिजनेस ग्रो करना था, तो मैंने अपनी इस कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक को बेच दिया, और उसके बाद फिर उस कंपनी के साथ फिर नौकरी की मैंने, और फिर 22,000 एम्प्लॉयज तक उसको ग्रो किया हम लोगों ने। इट वॉज द फर्स्ट कंपनी। अब उनकी सेकेंड कंपनी चल रही है, उसका नाम है मेडॉल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। मैं और रिम्पी उसमें 200वें एम्प्लॉय थे, फिर हमने 3 साल पहले छोड़ दिया। अब उनके यहाँ करीब 2,500 एम्प्लॉय हैं उसमें हेल्थ केयर में काम करते हैं, जैसे चंदन का काम है ऐसे ही। ब्लैक्स, निग्रोज, इन्होंने कैसे सीखा अपने आप को उस परिस्थिति से निकलने के लिए? किस परिस्थिति से? सिविल राइट मूवमेंट कैसे किया, कैसे अंग्रेजों का जो दमन उनके ऊपर हो रहा था उससे कैसे निकले। इन 1963, ये आज का पेपर उसका आंसर नहीं देगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एक बैकग्राउंड मिलेगा आपको। 1963 वही टाइम था जब वो फोटो खींची गई थी कल। 1963 व्हेन मार्टिन लूथर किंग, जो सेकंड फोटो है मार्टिन लूथर किंग की है, केम टू बर्मिंघम। कल हमने गलती बोल दिया था, हमने सोचा था बर्मिंघम वो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का नहीं है, यूएस का है। केम टू बर्मिंघम, हिज मूवमेंट वाज इन क्राइसिस। उनका मूवमेंट बहुत बेचारा क्राइसिस में था, परेशान था, बहुत ग्रो नहीं कर रहा था। बुराई मतलब उसमें बहुत दिक्कत से चल रहा था। He had just spent 9 months directing protests against segregation in Albany, Georgia, 200 miles to the south, and he had limped away from Albany without winning any significant concessions. Limped away. तो 9 महीने से पीछे पड़े थे कुछ सुधार लाने के लिए, लेकिन अल्बनी में, जॉर्जिया में, लेकिन लंगड़ाते लंगड़ाते बेचारे कुछ हो नहीं पाया, कोई कंसेशन नहीं मिला। मतलब गवर्नमेंट ने कोई नया सुधार कुछ नहीं किया। व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में जो सेग्रीगेशन चल रहा था, सेग्रीगेशन मतलब एक दूसरे को दो भाव। The biggest victory the civil rights movement had won to that point had been the Supreme Court's decision in famous Brown versus Board of Education case in 1954, declaring segregation of public schools to be unconstitutional. अभी तक का जो सबसे बड़ा जीत था उनका, वो ये था कि गवर्नमेंट ने एक नया नियम बनाया था। वो एक केस हुआ था, कोर्ट केस, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और उसमें स्कूल्स में सेग्रीगेशन होता था कि यहाँ पर काले बच्चे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर खाली गोरे बच्चे पढ़ सकते हैं। उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ एक्ट पास कर दिया था। बट ऑलमोस्ट अ डेकेड हैड पास, 10 साल हो चुके थे, एंड द पब्लिक स्कूल्स ऑफ द डीप साउथ वर स्टिल एज रेशियली डिवाइडेड एज एवर। लेकिन 10 साल हो चुके के बावजूद अभी तक वही कहानी थी। क्या? रेसिज्म चल रही थी। जैसे हमारे यहाँ दहेज का एक्ट पास हो चुका है, लेकिन अभी तक वही कहानी चल रही है। कब कैसे खत्म होगी दहेज, क्या लगता है? आधार कार्ड में महिला का नाम होगा। आरक्षण पहले लागू कर देना, इसमें तो कई पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो इसका कौन विरोध कर? तो जैसे आपने देखा कि जब चुनाव हुए तो बहुत सी जो सीटें महिला आरक्षित। मैं इसमें बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने दहेज कैसे रोका। हमारे घर में ऑलमोस्ट सारी शादियां दहेज वाली हुई थी, और मैं चाहता था कि दहेज वाली शादी मेरी ना हो। तो रिम्पी से जब मेरी पहली बार बातचीत हुई, तो ये मालूम पड़ गया था कि उसके घर वाले बहुत पैसे वाले नहीं हैं और लोन लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता था कि हमारी शादी में ऑलमोस्ट ज़ीरो खर्चा हो। तो सबसे पहला काम तो हमने
हम दोनों ने दोस्ती की। उनका फ़ोन आता था, मिस्ड कॉल करते थे, हम उनसे बात करते थे। और शुरू में अगर मैं फिर से मैंने जैसे उस दिन बात की थी प्यार के बारे में, तो पहले हम दोस्त बने, बहुत अच्छे दोस्त बने। और हमने उनको बताया कि डॉक्टर साहब, अगर हम लोग शादी वादी करना चाहते हैं तो हमको थोड़ी बहुत बातचीत और ज़्यादा करनी चाहिए। तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, उसके पहले हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। ऑलमोस्ट हमने बात किया 1 डेढ़ महीने 2 महीने तक, खूब बात की। इतना बात किया कि आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे यहाँ पर हार्ड ड्राइव था और एक उनका हार्ड ड्राइव है, हम लोगों ने एक दूसरे के लिए डाउनलोड कर लिया खूब ढेर सारा। आज भी अगर आप पूछिए कि आशीष तुम्हारी लाइफ में 10th में क्या हुआ था, तो उनको मालूम पड़ जाएगा मैं कौन सी बात के बारे में बोल रहा हूँ, और वाइस वर्सा। तो वो डाउनलोडिंग आपको बहुत जरूरी है शादी से पहले। और जो भी रीजन हो सकता है आपकी शादी को कैंसिल करने के लिए, उसको सर्च करिए, उसको वायरस की तरह सर्च करिए, और अगर मिल जाए तो शादी काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अगर कोई ऐसा रीजन मिल गया जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर सकते, तो थैंक गॉड, लकीली हम लोगों को नहीं मिला। उनको लगा कि ये लड़का एकदम ठीक है, ये मुझे झेल ले जाएगा, और मैंने कहा भगवान ऐसी लड़की मुझे मिल गई, धन्यवाद। अब नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि शादी कैसे करें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स नहीं राजी थे। मैं तो चला गया एमडी करने, यूक्रेन चला गया। मैडम यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। फिर पता चला मैडम की शादी के लिए बातचीत चल रही कहीं पर, मैं भाग आया वहां से, यूक्रेन से। 1 महीने, साल भर बाद आना था, मैंने 1 महीने बाद ही भाग आया। माँ बाप को बताया नहीं। जब इंडिया पहुंचा तब मैंने फोन किया कि मैं तो वापस आ गया हूँ। क्यों आ गए वापस? मेरी माँ कहती, इतना बाप बाप ने तुम्हारे पैसा लगाया और तुम वापस आ गए, पढ़ाई नहीं करना। मैं कहा बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। अगले दिन मैं और रिम्पी चले गए, एक गाड़ी बुक की, और पटियाला हाउस में कोर्ट है, वहां पर कोर्ट मैरिज कर लिया। बहुत पीटेगी रिम्पी अगर इसको मालूम पड़ गया तो। शादी हो गई, वापस आए, फिर पिताजी को बताया। पापा ने कहा ठीक है, कर लिया तो कोई बात ही नहीं। इसमें बहुत दिक्कत हुई थी मेरी माता जी को, बिकॉज उनको तो दहेज चाहिए था। आज भी दिक्कत होती है उनको, क्योंकि वो कहती है लड़की वालों के यहाँ से इतना आता है, क्योंकि वो खाली पैसा नहीं है। कितनी कितनी इंच है? 2 इंच है। अगर दिवाली के दिन काजू बर्फी आ जाए उनके यहाँ ससुराल से, मेरे ससुराल से, तो 2 इंच हो जाएगा कितना, 2.5 इंच हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? इज्जत, इज्जत बहुत बड़ी हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरी माता जी, उनके पिताजी के लिए भी हो जाएगा। आज उनके पास पैसे कम हैं इसलिए वो नहीं देते, कल को अगर हो जाए तो देना शुरू कर देंगे। तो जैसे इस तरफ से वो दहेज सपोर्ट करते हैं, ऐसे वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पैसा जेब में खीसे में नहीं है। और जब हम ये कहते हैं कि मेरे पापा जैसा शादी कर देंगे ना, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो अच्छे बच्चे हैं। मेरी माता जी बोल रही थी एक लड़के के लिए, श्रद्धा के लिए, बहन के लिए शादी के लिए, तो बहुत अच्छा बच्चा है, उसने कहा है जैसे पापा मम्मी शादी करना चाहेंगे वैसे। इसका मतलब वो भी दहेज लेना चाहता है। मुझे याद है, मुझे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब बोली चलती थी, मेरे ऊपर बोली लगाई जाती थी। एमबीबीएस मतलब तो एक मारुति नहीं मिलेगी, एस्टीम मिलेगी, हो सकता है होंडा सिटी वगैरह मिल जाए। तो मैं सांस फूल जाती थी, मुझे लगता है यार आशीष हमारी होंडा सिटी मिलेगी। और सुनने में आया कि अजय भैया की शादी हुई थी, उसमें 10 सोने के सिक्के मिले थे। मैंने कहा मुझे 2 तो मिलेंगे यार, मतलब मेरी जेब में कुछ नहीं आएगा, बट वो ऐसे लगता था जैसे आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, ऐसा लगता था। तो ये फीलिंग जो है आपका, ये है प्लस ई, बड़ी खुशी लगती है बट बहुत खतरनाक है। प्लस ई क्योंकि आपको बड़ा मजा आ रहा है, खुश हो रहे हैं आप, इसलिए खुशी तो प्लस ही है। लेकिन किसी गलत रीजन से अगर आप खुश होते हैं तो वो भी गलत है। हमारा न्यूट्रल एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज इज लाइक आवर न्यूट्रल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्मोकिंग या टुवर्ड्स ड्रग्स और टुवर्ड्स एनी बैड थिंग। तो दहेज खत्म करने के लिए आपको बहुत सादगी से, बहुत काम तरीके से लड़की पसंद करनी है, उससे दोस्ती करनी है, खूब बात करनी है उससे। उसके बाद बात करते करते अगर शादी कैंसिल हो जाए, धन्यवाद करना है। और अगर शादी लगता है कि नहीं इनके साथ हम रहना चाहते हैं जिंदगी भर, तो फिर माँ बाप को बोल दिया जाए अब मैं शादी कर रहा हूं,
कब कैसे चुप रहें। अगर आप बालिग नहीं हुए 18 साल तक वेट कर लें। फिर फोन पे बात करना कम कर दें। ज्यादा बात करेंगे तो घर वाले आपको एक दूसरे के लिए कर देंगे। एक दूसरे के लिए पता है क्या है? नहीं पता। बहुत बेकार, मतलब अच्छा पिक्चर है लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं है। कमल हसन और तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। बेचारों को बहुत प्यार हो जाता है एक दूसरे के लिए, बाद में दोनों खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर माँ बाप को मालूम पड़ गया कि तुम हीर हीर रांझा और सोनी महवाल हो गए हो, तो उनका क्या नुकसान हो रहा है पता है? उनका तो इज्जत जा रहा है, और उससे भी बड़ा दहेज जा रहा है। क्योंकि प्यार में दहेज नहीं मिलने वाला, जान लो। लड़की बोलेगी अच्छा मैं दहेज दूंगी, ऐसा। और दहेज क्या है? कैश है। और पता है कैश होता क्या है? कैश मतलब ब्रेन में वो सेंटर ट्रिगर करता है जो ड्रग्स से होता है। अगर ड्रग्स लेते हैं हम, अफीम, गांजा, तो जो सेंटर ब्रेन में एक इलेशन फील कराता है ना, वही कैश कराता है। अंधविश्वास दिखाता हूं मैं आपको। हाय राम, मेरी जेब में तो एक को पैसा ही नहीं है। चवन्नी अठन्नी से क्या होगा? लेकिन फिर भी देखिए, 5 रुपए के सिक्के से थोड़ा ज्यादा खुशी होती है, देखने भर से खुशी होती है, इससे नहीं होती। 1000 का नोट दिखा दूं तो एक आंखों में चमक आती है। आंखों में चमक क्यों आती है? क्योंकि वो चमक ब्रेन में वो सेंटर को ट्रिगर कर रहा है जो ड्रग्स का है। और जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आपको फीलिंग आएगी, उतनी बार आप एडिक्टेड हो जाएंगे। तो दहेज किसी गलत रीजन से एडिक्शन नहीं पैदा करता। दहेज हमारे बायोलॉजी, ब्रेन में जो बायोलॉजी है उसको अफीम की तरह ट्रिगर करता है। इसलिए हम लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, हम लोग उसके एंटी खिलाफ नहीं काम करते। अगर मान लीजिए लड़की के बाप कहे कि हम अपनी तरफ से देंगे कुछ अच्छे से, तो आप मना नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे जब अपनी मर्जी से दे रहा है तो हम क्यों मना करें। जबकि वो पैसा आपको फ्रेजाइल बनाता है, एंटी फ्रेजाइल नहीं बनाता है। एंटी फ्रेजाइल क्या होता है? जब नुकसान पहुंचता है तो आपको मजबूत बनते हैं। और फ्रेजाइल क्या होता है? जब आपको आराम मिलता है तो आप कमजोर होते हैं। अगर आपके पास एक स्कॉर्पियो कार दहेज में मिल गई तो आप भूल जाइए। फिर आप कभी स्कॉर्पियो कार अपनी मेहनत से नहीं कमा पाएंगे, जरूरत ही नहीं है। बिकॉज टू अर्न अ बाइक आपको सीखना पड़ेगा अर्न करने के लिए। और वो अर्निंग सीखना कैसा है? स्विमिंग की तरह है। स्विमिंग करते हैं ना तो बहुत थकावट का काम है स्विमिंग। नहीं, हम लोग 1 घंटे स्विमिंग करते थे, मसल्स दर्द होती है, लेकिन किसी ने बांध दिया हम लोगों को ट्यूब। और पैरों में मान लो कल को एक नया डिस्कवरी आ गई कि पैरों में छोटे छोटे पंखे बांध दो, बस कुछ करना ही नहीं है, ऐसे लेटो ट्रर करके चले जा रहे हैं सुपरमैन की तरह। सुनिए वो पिक्चर आई थी कौन सी, आयरन मैन, वो एक लोहे का कवच पहनता है और हवा में उड़ता है। तो आप कभी भी मसल्स और पंख नहीं डेवलप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास दहेज में फ्लैट मिल गया है, दहेज में कार मिल गई। तो आपको जो आदमी शादी करके बड़ा इज्जत दे रहा है, बेसिकली आपके दोनों पंख काट रहा है। कॉन्शियसली आपको कहना होगा गुरुजी, मतलब ससुर जी, ये पैसा बांध करके आपके अकाउंट में जमा कर रहा हूं। और अगर देते नहीं नहीं, नहीं दमाद जी आपको तो लेना पड़ेगा, दमाद जी इज्जत तो बोले ठीक है, 1 लाख 1 रुपए दे रहे हैं, 1 रुपए में ले रहा हूं, 1 लाख आपको दे रहा हूं। ये मेरी तरफ से डोनेशन। बेइज्जती भी नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं है हम नहीं लेंगे किसी का पैसा। घमंडी भी नहीं, घमंड भी नहीं दिखाना है। इट हैज टू बी वेरी पोलाइट वे ऑफ टेलिंग कि आप भी मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता भी मेरे पेरेंट्स हैं, और ये पैसा अगर मेरे पेरेंट्स के लिए यूज हो रहा है, जब आपके पास रखा है, जब कभी मुझे भगवान न करे जरूरत पड़े तो मैं आपसे मांग लूंगा, आपके पास रखिए। तो यू हैव टू कॉन्शियसली डिसाइड। ड्रग्स लेने का कॉन्शियसली डिसाइड किया है, लेंगे ड्रग्स? नहीं लेंगे। ऐसे ही दहेज तभी खत्म हो पाएगा जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करेंगे मुझे दहेज नहीं चाहिए। इनफैक्ट चाहिए छोड़ो, मैं नहीं लूंगा, ये पक्का कर लें अभी से। और ये पक्का कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर में आई सेंटर डिसाइड करता है कि नहीं चाहिए, और ई सेंटर को इट नोज कि अगर वो लिया जहर है, कमजोर बन जाएंगे। जब ये दोनों साथ में रहेंगे तभी आप जब शादी के लिए लड़की वाले आएंगे ना, तब आप नमस्ते करेंगे, वो नमस्ते करेंगे, बोलेंगे नमस्ते। फिर आप सीधे पूछिए कितना देंगे, ऐसा बोल पाएंगे लड़की वालों से? मान लीजिए आपके लिए लड़की वाला आया, उसके चाचा जी आ गए बैठे, और आप अंदर से आए तो नमस्ते करेंगे, नमस्ते। मुझे याद है लड़की वाला आया था एक मेरे सामने बैठा था,
तो बैठा, आ गई मिठाई विठाई आए। इंडिया में लड़की वाले जो है मिठाई विठाई नहीं खाते, मतलब लड़की का बाप लड़के के यहाँ कुछ खाते पीते नहीं, नहीं खा रहे हैं भाई। उसके बाद तारीफें झड़ना शुरू हो गई, एमबीबीएस है, फलाना फलाना जगह से एमबीबीएस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, खूब तारीफ हो रही थी मेरी, तारीफ पे तारीफ हो रही, मैं खुश हो रहा था। मैं कहाँ से पूछ सकता हूँ, मेरे पैरों में फ्रैक्चर था उस समय, एक पैर चोट लग गया था, लेकिन मैं आराम से चल के जा रहा था उस समय, दर्द वर्द कुछ नहीं कर रहा था, इतनी खुशी थी। लेकिन अब अगर मैं वापस वहां पहुंचूं तो मैं उनसे पूछूंगा, होने वाले ससुर जी से, अच्छा आपके हिसाब से मेरा क्या रेट है, कितना पैसा मिलेगा? ये बड़ा खराब चीज है। मान लो इसमें चिढ़ जाता है वो, इसका मतलब वो हमारे लायक शादी शादी नहीं है, और चिढ़ेंगे लोग। इसको पोलाइटली भी पूछ सकते हैं कि वैसे अंकल मतलब आजकल क्या क्या रेट चल रहा है, जैसे अगर शादी वादी करते हैं हम लोग के यहाँ, हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है रेट, जैसे रेट मतलब कैसे कितने रुपए, ये इसको ऐसे पूछ सकते हैं आप कि अंकल वैसे ये जो शादी हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा होता है, नॉर्मली कितना खर्चा होता है? बोलेंगे 4-5 लाख 10 लाख जो भी होता है। अच्छा, तब आपको कैलकुलेट करना चाहिए, आदमी दहेज वहेज कैलकुलेट करके चल रहा है। ये समझ लीजिए आपकी अपनी शादी में अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप अपना एनलाइटनमेंट डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप अपना बिजनेस डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप अपने बच्चों का डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ कोई और डिसाइड करेगा, और आप रहेंगे गुलाम फॉर एवर। तो अगर पापा मना कर रहे हैं आने के लिए तो फिर देखते हैं क्या करना है। दहेज अगर हम नहीं लेते हैं तो भी हमारी शादी में खुश रहने का गारंटी नहीं है। हमारी हमारी शादी में या हमारी लाइफ में खुशी की गारंटी तो कभी भी नहीं है, क्योंकि हम सब खुशी को सर्च करने का प्रोसेस में काम नहीं कर रहे हैं। और जो आदमी खुशी को सर्च करने का, अपने आप को शांत करने का खोज कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी, जैसे मेरे पिताजी, वो खराब से खराब परिस्थिति में भी खुश रह लेंगे। तो मोटिव ये है, देखिए दहेज के खिलाफ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात यहां पर हम लोग ये कर रहे हैं धीमे धीमे, दहेज सोशल ईवल है, बट हम कैसे अपना एवोल्यूशन करें। हमारा अपना एवोल्यूशन कैसे होगा, जब हमारा परिवार जिस तरह से था उससे हम बेटर परिवार बन सके। जैसा हमारे माता पिता के घर में जो परेशानियां थी, गरीबी थी, टेंशन थे, वो कम होकर के हमारे फ्यूचर में ना हो, और उसका केवल एक ही रास्ता है, एंड दैट इज यू हैव टू कॉन्शियसली लर्न। कॉन्शियसली लर्न, हम लोग कॉन्शियसली लर्न नहीं करते। मैं गया मानस मुकुल दास जी के घर में, मैंने देखा ये आदमी कैसा है, इसके घर में टीवी नहीं है और मेरे घर में तो टीवी है। तो दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट, मेरा घर होगा तो जरूर ऐसा होगा। मेरे घर में कोई केबल टीवी नहीं, उसके घर में पहली बार मैंने देखा है लाइब्रेरी। उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे, इससे करीब 4 गुना लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी, 10 गुना बड़ी लाइब्रेरी, पूरा रूम भरा है उनका बुक से। मैंने सोचा बॉस मैं अगर घर बनाऊंगा तो उसमें लाइब्रेरी तो होनी होगी। कॉन्शियस, अभी भी मैं इलाहाबाद चला जाऊं तो मैं वहां पर बुक्स नहीं रख सकता क्योंकि मेरा घर है ही नहीं। तो आपको जा जा करके कुत्ते की तरह सूंघना है कि कहां कहां पर आपके हिसाब का घर है, और अपने घर को वैसा बनाने की कोशिश करना है। अगर कॉन्शियसली आप अपने घर को बनाने के लिए अभी से प्लान नहीं करते तो कभी बनेगा ही नहीं आपका अपना घर। हम ये नहीं कह सकते पापा ने कहा था कि बेटा किताबें फालतू की वेस्ट हैं इसलिए मत खरीदो, तो तुम सो रहे थे। कॉन्शियसली लर्निंग हैज टू बी द गोल। बोलता है 1940s में और 1950s में, in 1940s and 50s the most southern state had been governed by relatively moderate politicians who were at least willing to acknowledge the dignity of black people. Moderate पता है क्या होते हैं? मध्यम, बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। 1940s में और 50s में जो अंग्रेज थे वो लोग ऐसे थे कि चलो ठीक है, काले लोग भी अच्छे होते हैं, उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए। Alabama had a governor, उसमें एक गवर्नर था who's in those years named Big John Folsom, वहां का गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ मेयर होते हैं ऐसे, who was fond of saying, वो अक्सर ऐसा कहता था, all men are just alike, सारे लोग कैसे हैं, एक जैसे। By the early 60s, लेकिन जब 60s चालू हुआ, all the moderates, मध्यम were gone। moderates मतलब जो
जिनका एटीट्यूड था कोई बात नहीं, सबको जीना चाहिए, सबका अधिकार है, ऐसा। द स्टेट हाउस वर इन द कंट्रोल ऑफ हार्ड लाइन सेग्रीगेशनिस्ट। किसी भी चीज में आप इस्ट लगा देंगे मतलब वादी, कट्टरवादी बेसिकली। तो उनको पुराने लोग चले गए, नए नए लोग आए, कट्टरवाद। जैसे जब वो खत्म हो गए, आपके मिल, कपड़े की मिलें जब खत्म होना शुरू हो गई, तो जो बच्चे आए उनको इससे मतलब ही नहीं कि मिल के जो मजदूर है उनका क्या हो, कट 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 नौकरी से निकालो। तो वो इस्ट थे, वाद, कट्टरवाद। द साउथ सीम टू बी मूविंग बैकवर्ड्स, और ऐसा लगा था जहां भविष्य में जाने के पीछे पीछे जा रहा है। पहले उनके बाप लोग क्या करते थे, सबको जीने का अधिकार है, काले और गोरे ठीक है बराबर हैं, लेकिन ये लोग कहते ना, काले अलग गोरे अलग। द फ्यूचर में आगे बढ़ते बढ़ते, एंड बर्गिमगम वॉज द मोस्ट रेडिकली डिवाइडेड सिटी इन द अमेरिका, सबसे ज्यादा डिवाइडेड सिटी। इट वॉज नोन एज द जोहानसबर्ग ऑफ द साउथ, साउथ का जोहानसबर्ग अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में। When a bus load of civil rights activists on their way to Birmingham, the local police stood by while Klansmen forced their bus to the side of the road and set it afire. ऐसी हालत थी कि जब कुछ एक्टिविस्ट्स मतलब क्रांतिकारी लोग कि हम बराबरी करेंगे, वो जब बस में आ रहे थे तो पुलिस वाले अलग खड़े हो गए, और जो कट्टरवाद थे उन्होंने बस में आग लगा के सबको मार डाला। Black people who tried to move into the neighborhoods of their homes, सफेदों के घर के पास या उनके सोसाइटी में जाने की कोशिश करते रहने के लिए क्या करते थे उनके घर में, their homes were dynamited, बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाता था, by the city's local Ku Klux Klansmen, so often that Birmingham's other nickname was Bombgingham। लोग, काले लोग बेचारे जरा सा भी अच्छे घरों में, अच्छे सोसाइटी में घर बनाते थे, उनके घर में बॉम्ब जला दिया जाता था, इसलिए बर्मिंघम का नाम रखा था बॉम्बिंघम। इन बर्मिंघम, डायना मैकवाटर राइट्स इन कैरी मी होम, एक किताब बड़ी अच्छी सी लिखी गई, कैरी मी होम, उन्होंने लिखा है, इट वॉज हेल्ड अ फैक्ट ऑफ क्रिमिनल साइंस दैट द श्योरेस्ट वे टू स्टॉप अ क्राइम वर burglaries, rapes, whatever, was to go out and shoot a few suspects। मतलब वहां के पुलिस वाले ऐसे बोलते थे, चोरी चपारी अगर खत्म करनी है तो जाओ और गोली मार दो बस। और किसको मारोगे? कालों को। That's thing getting out of hand. A police lieutenant might say, you know what we have got to do। थोड़ा बहुत अगर चोरी हो रही हो तो जानते हो क्या करना है ना, जाओ गोली मार के आओ, ऐसा हालत हो गया था। अब उसके बाद एक आए सज्जन, उनका नाम था यूजीन बुल कॉर्नर। द सिटीज पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर was a short, squat man with enormous ears and a bullfrog voice। नाटा सा आदमी, उसकी फोटो भी देखेंगे तो मोटा सा नाटा सा, ऐसा लगता है कोई बैंकर है, मोटा सा। उसकी कान बड़े बड़े और उसकी आवाज बुल फ्रॉग की तरह थी, मेंढक की तरह आवाज थी। He came to prominence in 1938 with a political conference, when a political conference was held in the downtown Birmingham with both black and white delegates। Delegates जानते हैं क्या होता है? इंपॉर्टेंट वीआईपी लोग, डेलीगेट्स आते हैं हर जगह से। तो वहां पर एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, प्रतिनिधि बेसिकली। कॉर्नर टाइड अ लॉन्ग रोप टू अ स्टेक इन द लॉन आउटसाइड द ऑडिटोरियम एंड रैन द रोप डाउन द सेंटर ऑफ द एसाइल एंड इंसिस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिटीज सेग्रीगेशन ऑर्डिनेंस दैट ब्लैक पीपल स्टे ऑन वन साइड ऑफ द लाइन एंड द व्हाइट्स ऑन द अदर। इसने क्या किया, जहां पर मीटिंग हो रही थी वहां से लेकर के गली तक एक बड़ी सी रस्सी खींच दी और कहा ऑर्डिनेंस है हमारा। ऑर्डिनेंस मतलब रूल है, नियम है। एसाइल मतलब गली। ऑर्डिनेंस के हिसाब से काले लोग इस तरफ से आएंगे और गोले इस तरफ से आएंगे, ये लोग यहां नहीं बैठेंगे, ये लोग यहां नहीं बैठेंगे। वन ऑफ द अटेंडीज एट द मीटिंग वॉज प्रेसिडेंट्स वाइफ एलियानोर रूजवेल्ट। शी वॉज सिटिंग ऑन द रॉन्ग साइड एंड कॉर्नर्स पीपल हैड टू फोर्स हर टू मूव टू वाइट साइड। वो गोरी थी बेचारी, तो गलती से कालों के बीच में बैठ गई थी, तो उसको फोर्स किया तुम वहां बैठो। मैंने पढ़ा इसके बारे में, शी वॉज ए वेरी प्रोमिनेंट लेडी, प्रेसिडेंट की वाइफ। उसको उठा करके बोल रहा है, इमेजिन समवन ट्राइंग दैट ऑन मिशेल ओबामा। आज ओबामा की वाइफ के साथ कोई ऐसा करेगा? हिम्मत नहीं करेगा। कॉर्नर लाइक टू स्पेंड हिज मॉर्निंग, अच्छा उसकी हैबिट देखिए क्या थी कॉर्नर की, हिज मॉर्निंग एट मॉल्टन होटल डाउनटाउन डूइंग शॉट्स ऑफ 100 प्रूफ ओल्ड ग्रैंड डैड बुरबॉन। ये दारू की बोतल है, सुबह सुबह चढ़ाते थे, इनकी हैबिट थी।
और कहावत कहा करता था, थिंग्स लाइक अ जू इज जस्ट अ निगर टर्न इनसाइड आउट। निगर मतलब काले लोग। तो जो जूस है ना, वो काले ही हैं, लेकिन अंदर से बेचारे उनको सफेद कर दिया गया है। जूस वो थे कौन, जिनको उन्होंने मारा था, जर्मन्स ने मारा था, हिटलर ने मारा था। बोलता है जैसे हिटलर ने अपने यहाँ जूस को मारा है, ऐसे हमको यहाँ पर कालों को खत्म करना है। पीपल यूज टू टेल जोक्स इन बर्मिंघम ऑफ द सॉर्ट दैट वरंट रियली जोक्स। ऐसे जोक्स बोलते थे जो असल में जोक्स नहीं थे, बहुत कटांक्ष थे, बहुत दुखदाई चीजें थी। अपॉन अराइविंग इन बर्मिंघम, किंग sorry a black man in Chicago, ये जोक है। A black man in Chicago wakes up in the one morning and tells his wife that Jesus had come to him in a dream and told him to go to Birmingham. भगवान आए मेरे सपने में। एक काला आदमी अपनी वाइफ से बोल रहा है और उन्होंने मुझसे कहा था बर्मिंघम चले जाओ। She is horrified और वो डर गई। Did Jesus say he would go with you? उन्होंने कहा तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हें बचाने के लिए। The husband replies, he said he will go as far as Memphis. मतलब जहां तक काले हैं वहां तक जाएंगे, उसके आगे उनकी भी हिम्मत नहीं होगी जाने की। जोक है लेकिन कितनी बुरी बात है। अपॉन अराइविंग बर्मिंघम, किंग कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज प्लानिंग टीम। किंग कौन है? मार्टिन लूथर किंग, बेसिकली जैसे हमारे गांधी जी। उन्होंने मीटिंग बुलाई। आई हैव टू टेल यू, ही सेड, that in my judgment some of the people sitting here today will not come back alive from his campaign. उन्होंने क्या कहा? जो अपना घर जला रहा है वही मेरे साथ चले। कबीरदास कहते थे ना, जो घर बारो आपने चलो हमारे साथ। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग यहां पर बैठे हैं और कल की मीटिंग में हमारे साथ चलेंगे, वो वापस जिंदा घर पे नहीं आएंगे। Then he went around the room and gave everyone a mock eulogy. Mock eulogy मतलब जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी अंतिम क्रियाएं ऐसी की जाएंगी, तो पहले से मैं कर दे रहा हूं। Then he went around room and gave mock eulogy. One of the king's aides, उनका जो सहायक था, would later admit, और बाद में बताता है वो, that he never wanted to go to Birmingham at all. वो जाने नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं कि जो लोग इनको आप नेता बोलते हैं वो बड़े हिम्मती होते हैं और सब कुछ अच्छा सोच के करते हैं, उनको भी डर लगता है। बोलता है, when I kissed my wife and children goodbye down on Carroll Road in Atlanta, I didn't think that I would ever see them again. मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी वापस आऊंगा। मैं जब वापस आ रहा था वहां से, कलकत्ता से, रात भर मुझे सपने में क्या दिखाई दे रहा था कि अब तो रिम्पी बहुत आगे बढ़ गई, मैं पीछे रह गया। तो कलकत्ता IIM से MBA और मैं बेचारा यहाँ लखीमपुर के किसी गांव में। अब क्या होगा? उसकी नौकरी लगेगी किसी बंबई के शहर में और मैं वहां पर जाकर बच्चे पालूंगा घर में, कहीं स्कूल में जाकर कुछ लेक्चर दे दूंगा और वो जाएगी बड़े कंपनी में CEO की तरह ऑफिसर रहेगी। मैं भी कर दूंगा थोड़ा बहुत। इस तरह के ढेर सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में। थॉट्स थे, वो तो सेंटर था। फिर मैंने उसको, अभी किसी सांप को कंट्रोल नहीं करते वैसे मैं उसको कंट्रोल करके दबा के घर में रखा है। कभी कभी निकल आता है फन, लेकिन तो किंग को ऐसा क्यों फील हो रहा था? बिकॉज किंग वॉज आउटगन्ड मतलब उसके पास इतने औजार नहीं थे जितना उनके पास थे। अंग्रेजों के पास ज्यादा औजारें थी, इनके पास कम औजार थे। ही वॉज आउट मैच्ड, अगर कंपटीशन होता, ओवर मैच्ड, अगर मैच होता तो उनके पास ज्यादा लोग थे, इनके पास कम। ही वॉज द ओवरवेलमिंग अंडरडॉग। हम लोग पढ़ाई किसकी कर रहे हैं? अंडरडॉग्स की। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि कैसे अगर आप अंडरडॉग हैं, अंडरडॉग मतलब अभागे, बदकिस्मत, छोटे, और आपको लड़ाई करनी है बड़े बड़ों से, IIM के पढ़े लोगों से, तो आप कैसे जीतें? मतलब समझ रहे मेरी बात? तो ये अंडरडॉग था। ये कैसा अंडरडॉग था? ही हैड हाउएवर, लेकिन कुछ एडवांटेजेस थे इसके पास, कुछ फायदे थे। द सेम साइकोलॉजिकल वेराइटी, ये वैसा ही है जैसे कि डेविड के पास क्या था? डेविड बॉयज के पास डिसलेक्सिया। हाँ सॉरी, सेम पैराडॉक्सिकल वेराइटी। पैराडॉक्सिकल मतलब हमको लगेगा डिसएडवांटेज है, लेकिन है क्या वो? एडवांटेज। जैसे डेविड बॉयज के पास था डिसलेक्सिया, या जे फ्रेरिज के पास क्या था? चाइल्डहुड, पेनफुल चाइल्डहुड। ही वॉज फ्रॉम अ कम्युनिटी दैट हैड ऑलवेज बीन अंडरडॉग्स। वो एक ऐसी कम्युनिटी से था जो सालों साल से क्या थे? अंडरडॉग से, अभागे। बाय द टाइम सिविल राइट्स क्रूसेड मतलब युद्ध, केम जब आया,
इन बर्मिंघम जब पहुंचा यहाँ पे, अफ्रीकन अमेरिकन हैड स्पेंट अ फ्यू 100 years, वो कुछ 100 साल, कुछ दो 300 साल स्पेंड कर चुके थे किस चीज में? लर्निंग हाउ टू कोप, कैसे आप कोप करें विथ बीइंग आउटगन्ड एंड ओवरमैच्ड, कि अगर आपसे ज्यादा बहादुर लोग हैं तो उनसे कैसे आप कोप करें। यही मैंने कहा था शुरू शुरू में। राजू ने कहा लड़के ही सीखोगे लड़ाई कैसी होती है, बिजनेस करके ही सीखोगे बिजनेस कैसे होता है, पानी में कूद के सीखोगे आप। एक टीवी सीरियल था, बोलता स्विमिंग सीखोगे, बोलता स्विमिंग में सीख रहा हूं, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया कंप्यूटर में, और जब मैं हाथ हिलाता हूं तो उसमें भी मैं हिलता हूं, तो मैं जब ज्यादा सही तरीके से स्विमिंग करता हूं तो मैं कंप्यूटर में ऊपर आ जाता हूं। सीख लेंगे हम। बोलता है करीब 100, करीब ये जो प्रजाति थी कालों की, नीगर्स की, ये करीब 100-200 साल से अंग्रेजों के प्रताड़न को झेल रही थी और सीख रही थी कैसे हम निकल के आए। बिकॉज आगे आप देखेंगे ये कुछ ऐसी चीजें सीखी इन्होंने जो हम नहीं विश्वास कर सकते इन्होंने की, कैसे किया इन्होंने। Along the way, they had learned a few things about battling giants, और उन्होंने बड़े बड़े लोगों से कैसे बैटल किया जाता है, कुछ ऐसी चीजें सीखी जो हम सीख सकते हैं उनसे। देखते हैं, कल सीखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे।